नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशु प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं हेमंत वर्मा जी, जो पत्रकार रहे हैं, फिल्मकार रहे हैं, कहानीकार हैं। हेमंत वर्मा जी से मिलते हैं। नमस्कार। जैसा जी इसमें प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें कभी हाल में मैंने देखा था गोविंद नामदेव जी के साथ था, आप गए थे नामदेव जी पर। जी लॉकडाउन जब हुआ ना तो मुझे लगा कि यार ये तो सारे काम बंद हो गए थे, जो कमर्शियल काम थे कुछ नहीं हो रहा था, तो अभी टाइम पास कैसे होगा, क्रिएटिव आदमी खाली नहीं बैठ सकता है। तो मैंने पुराने कुछ अपने फाइलें निकालनी शुरू की, तो मुझे याद आया कि मैंने एक संत नामदेव जी पे एक फ़िल्म बनाने का मैंने प्रॉमिस किया था लोगों से। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैंने कुछ मेरे पास में लिटरेचर पढ़ा था, जब नहीं मिला तो मैंने और इधर उधर से करके मैंने कुछ किताबें मंगवाई, पढ़ना शुरू किया। करीब 6 महीने में मेरा स्क्रिप्ट रेडी हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैंने गोविंद नामदेव जी से मैंने बात की कि भाई साहब ऐसा ऐसा है और मैं नामदेव जी पे मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप उसकी एंकरिंग करें, आप उसको सूत्रधार के रूप में आप काम करें। तो वो तैयार हो गए। तो वो फिल्म मैंने शुरू की। शुरुआत में तो ये था कि भाई एक 1.5 घंटे की पिक्चर बनेगी तो एक पार्ट में हो जाएगी, लेकिन जब रिसर्च वक्त था, काम करना शुरू किया, करते 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 वो 3 घंटे के आसपास की फिल्म बनी। और उसको मैंने पार्ट्स में बनाना शुरू किया। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, यूट्यूब पे भी है और आपका MX प्लेयर पे भी है। सेकंड पार्ट एडिटेड है, उसको रिलीज़ की तैयारी चल रही है। और थर्ड पार्ट की अभी पेंटिंग्स बन रही हैं, क्योंकि उसको मैंने कहानी को नरेट करने के लिए, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पेंटिंग्स का यूज़ किया है। एक स्केचेस बोलो या पेंटिंग्स बोलो, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें। तो वो मेरा अभी काम चल रहा है। तो थर्ड पार्ट अभी मेरा ये माना कि नवंबर में उनका जो बर्थ डेट, जन्म दिवस आएगा, अवतरण दिवस आएगा, तो उस टाइम पे दोनों पार्ट में एक साथ में रिलीज़ कर दूंगा। तो वो गोविंद जी के साथ में मेरा वो जो आपने देखा, तो वो उसी चक्कर में उनके साथ शूट किया। फिर मैंने नामदेव जी के ऊपर मैंने एक देखा कि नामदेव जी की आराधना के लिए, क्योंकि हमारे संत हैं, वो हमारे समुदाय के संत हैं। तो मुझे लगा कि यार संत पे मतलब हमारे पास कुछ भी है ही नहीं उनकी उनकी प्रे करने के लिए। ना तो कोई ऐसा जो उनके अभंग हैं वो इतने कनिष्ठ हैं कि आम आदमी पढ़ नहीं सकता उसको। तो मैंने तो संत नामदेव जी पे काम करते करते मुझे ये मतलब एक एहसास हुआ कि हम इनकी आराधना करें तो कैसे करें। हमारे पास ना तो कोई इनका चालीसा है, ना कोई मतलब अभंग है। मतलब पूजा के लिए जो एक चाहिए रहता है वो कुछ भी नहीं है, कुछ पाठ करने के लिए या ऐसा कुछ। मुझे लगा कि यार इन पे चालीसा पे काम होना चाहिए। तो मैंने नामदेव जी के ऊपर चालीसा लिखा। अनूप जलोटा जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ वो, और बहुत अप्रिसिएट हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई फंक्शन होता है नामदेव समुदाय के लोगों का, तो पहले चालीसा का पाठ होता है, उसके बाद ही वो प्रोग्राम आगे बढ़ता है। तो वो किया। उसके बाद फिर एक आरती मैंने लिखी, वो भी अनूप जी ने ही गाई है, तो वो भी काफ़ी चल रही है। तो ये एक तरह से उनका नामदेव जी का जो काम है, उनके अभंगों पे मैंने काम किया। उनके 61 अभंग जो हैं संत नामदेव जी के, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, वो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। और उन अभंगों को मैंने, क्योंकि मुझे अपनी फिल्म में यूज़ करना था, तो रिकॉर्डिंग के लिए जब मैंने उनको उठाया तो मुझे लगा कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर छुटमुट गलतियाँ हैं। तो मैंने 6 महीना लगा के वो सारी गलतियों को सुधारा, उन 61 अभंगों की, और उनकी व्याख्या की, ताकि अगर सामने वाला कोई पढ़े या उसको सुने तो उसको पता तो चले कि क्या बोल के गए हैं। क्योंकि हम अगर नॉर्मली अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं संत हमारे। तो वो व्याख्या की, उसके ऊपर किताब पब्लिश हुई मुखवाणी के नाम से। और वो अभी मैं एक एक कर, मेरा पूरा टारगेट है कि मैं एक एक करके उनको सबको ऑडियो विजुअल्स के रूप में आम भक्तों के, उनके नामदेव जी के भक्तों के सामने मैं लेके आऊँ। तो उस पर भी काम चल रहा है। तो जैसे जैसे फाइनेंस का बंदोबस्त होगा वो काम आगे बढ़ेगा। अभी तक कुछ 11 या 12 अभंग मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो जोखिम कम आपने उठाया, क्योंकि इस तरह की चीज़ों पर नॉर्मली ऑब्जेक्शन भी होता है संत वगैरह को जुड़ी हुई चीज़ों बनाने के लिए।
नहीं, मैं बहुत सेफ खेला हूँ। मैंने जो भी किया है, क्योंकि उनका जितना भी मैंने लिटरेचर पढ़ा उस पर मैंने काम किया, तो मैंने कंसल्ट किया जिन्होंने नामदेव जी पे पीएचडी की है। नामदेव जी के जो स्कॉलर हैं उनसे मिला जाके, मैं उनको मैंने अपनी स्क्रिप्ट भी दिखाई फिल्म की, उनके मैंने बाइट्स भी मैंने लिए हैं जो अपने फिल्म में मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं। और उसके अलावा जो अभंग थे वो भी मैंने एक अपना रिसर्चर हैं अपना कामत साहब, अशोक कामत जी जो पूना में रहते हैं, उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है उस मुखवाणी किताब की। तो मैं कंसल्ट करके ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक अनपढ़ आदमी मानता हूँ भाई। मुझे कहाँ इतनी तमीज़ है, कहाँ इतनी अक्ल है कि मैं संतों पे काम करूँ। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जब तक उसको रिलीज़ नहीं करता, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ या लोगों से उसके बारे में बात ना करूँ। अच्छा, इसके बाद आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं गदर, गदर पर है, क्रांतिकारियों पे, जी। जैसा उसका कैसे शुरुआत की आपने अचानक से? जैसा कि मैंने बताया कि उसका बीज तो बचपन में ही, जब मैं ननियाल में नाना जी के पास था तो उसी टाइम पे ही, क्योंकि उनसे पूरा आज़ादी के टाइम पे पूरे किस्से कहानियाँ उनके मुंह से सुनता रहता था बचपन में। साल 2 साल 3 साल का था जब मैं, तो वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं एक आपके जो सुप्त माइंड होता है जो उसमें कहीं ना कहीं वो जमा थी। अभी हुआ ये कि मैं अपने किसी एक प्रोजेक्ट की रिसर्च के सिलसिले में मैं जालंधर गया हुआ था, और जालंधर में एक है कि शहीद भगत शहीद यादगार कमेटी के नाम से एक संस्था है वहाँ पे जालंधर में। तो वहाँ मैं गया, वहाँ पे मैं जब वहाँ पे जो मिला लोगों से, और वहाँ पे मैंने जब लिटरेचर देखा और वहाँ पे जो पिक्चर्स लगी हुई है, फोटोग्राफ्स जो लगे हुए हैं शहीदों के, तो मैं हैरान रह गया कि सिर्फ पंजाब के करीब मतलब हजारों, आप लाखों भी बोल सकते हैं, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है। इतने शहीदों के डाटा है हमारे पास में यार। हम अगर शहीदों के बारे में किसी से बात करते हैं या किसी से पूछते हैं तो 5 या 6 नाम ही हमारे सामने आते हैं। ये उंगलियां भी हमारी ज़्यादा हो जाती हैं, वो भी पूरी नहीं पढ़ पाती कि भाई भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, राजगुरु है, सुखदेव है। अभी रिसेंटली एक वो सरदार उधम सिंह शामिल हो गए क्योंकि उन पर फिल्म बनी है। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना। लेकिन बहुत हैं, और इतने हैं कि मैं मतलब बता नहीं सकता। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि इनको कुछ ना कुछ करके मैं प्लेटफॉर्म पे मैं लेके आऊँगा। मैं वहाँ से कुछ लिटरेचर उठाया, मैंने बुक्स वहाँ से लेके आया मैं खरीद के, और मैंने बॉम्बे आके मैंने काम शुरू किया उस पर। करीब 6-7 महीना मैंने उस पर राइटिंग शुरू किया। 30 एपिसोड मैंने लिखे। और ऐसे लोगों के हैं जिनका शायद आपने नाम भी कहीं नहीं सुना है। भाई महाराज सिंह है, भाई देशराज है, या अपना मतलब अब याद नहीं आ रहे, तो ऐसे नाम उन लोगों पे मैंने काम किया। और वो मैं लेके वापस मैं जालंधर गया, और वहाँ पे एक हैं जो शहीदों पे रिसर्च कर रहे हैं, उनसे मैं मिला, सीताराम जी। उनको मैंने मतलब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं पहले लिख के फिर मैं किसी न किसी से कंसल्ट ज़रूर करता हूँ। तो उनको मैंने पूछा, मैंने सर ये मैंने लिखा है, आप देख लो कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि आपने तो इनके बारे में पूरा आप काफ़ी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, और उन्होंने काफ़ी किताबें हिंदी में और पंजाबी में ट्रांसलेट भी की हैं। तो उन्होंने फिर वो जो भी था, थोड़ी बहुत इधर उधर गलतियाँ थी वो करके उनसे अप्रूव करा के मैंने बॉम्बे में आया। फिर मैंने उस पर शूट किया मैंने। और मैं हालांकि ना एक्टर हूँ ना प्रेजेंटर हूँ, फिर भी मैंने हिम्मत की और अपने आप को तैयार किया कि मैं खुद इस प्रोग्राम को मैं प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मतलब किसी अच्छे आर्टिस्ट को लेके या कुछ भी करके मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाऊँ। अब क्योंकि वो करना तो था ही, और पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, पैसा मेरे को अपनी जेब से डालना है। तो मिनिमम पैसे में अच्छे से अच्छा क्या मैं कर सकता हूँ वो मेरे को सोच रहा था। तो उसी में ये निकल के आया कि मुझे अपने आप ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो मैंने प्रेजेंट किया उसको, और फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड आप 7वां एपिसोड आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अभी फ़िलहाल मैंने उसको होल्ड पे रखा है, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला मामला है। तो मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे मेरे पास आएगा तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। बहुत ही महत्व का काम है, क्योंकि लोग सबको नहीं जानते आज़ादी में कितने लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, अपना सहयोग मतलब दिया। मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि ये तो मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हज़ारों, आप पूरे हिंदुस्तान में अगर आप डाटा देखेंगे तो लाखों की तादाद में शहीद हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। उनकी बात करेंगे तो डाटा और कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। जो मरे हैं, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश की खातिर, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। स्वतंत्रता सेनानी तो ऐसे भी हुए हैं कि भाई उन्होंने जेल गए, उसके बाद देश आज़ाद हो गया। वो कोई 79 में जिसकी डेथ हुई है, कोई 84 में किसी की डेथ हुई है, तो उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उनकी जिन्होंने अपने पूरा ख़त्म कर दिया अपने आप को।
मेरा ये मानना है कि अगर कोई मतलब मेरे पास में शहीद भगत सिंह को लेके इतना मटेरियल है कि उस पर हम अच्छी खासी एक 8 एपिसोड की सीरीज़ बना सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जो शायद आपने मतलब फिल्म में नहीं देखी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं अभी तक। तो वो जब मैं ये इन पे रिसर्च कर रहा था तो कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, तो और मैंने पढ़ना शुरू किया उनके बारे में, और तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब मेरी इच्छा है कि अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म या फिर कोई प्रोड्यूसर मुझे मिलता है उस पर काम करने के लिए, तो मेरी इच्छा है कि उस पर एक सीरीज़ पे काम किया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बनने में सही है, कोई जरूरी है जी बिल्कुल बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म में आप सब कुछ नहीं दिखा नहीं सकते। दिखाता है। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं आप? इसके अलावा मैंने एक फोक आर्ट पे काम शुरू किया था, जो कि काफ़ी करीब 4-5 साल हो गए। तभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग के लिए मैं गया था अपना राजस्थान, और राजस्थान मुझे खींचता है, वहाँ के कलर्स और वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं मेरे को। तो मुझे लगा कि यार वहाँ इतना आर्ट के नाम पे बहुत कुछ है वहाँ पे, तो मुझे, और ख़ास तौर पे लोक कलाएं जो है वो, तो मुझे लगा कि जो लोक कलाकारों की वहाँ पे हालत है वो देखी मैंने, तो मुझे लगा कि ये अभी ज़्यादा दिन टिकने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि भूखे मर रहे हैं। तो भूखे मरेगा क्या करेगा आदमी, आदमी वहाँ से छोड़ देगा, कहीं ना दूसरी लाइन पकड़ लेगा। तो वो ऐसा हो रहा है। फोक आर्टिस्ट जो है वो कोई चाय बना रहा है, कोई साइकिल पंचर लगा रहा है। तो मुझे लगा कि यार ये जो लोक कलाएं हैं, इससे पहले कि ये विलुप्त हो जाए, इस पर काम शुरू करना चाहिए। तो मैंने उस पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रिजर्व आवर डाइंग फोक आर्ट्स के नाम से, और उस पर मैंने करीब 5 फिल्में मैंने बनाई खुद के खर्चे पे। और वो फिल्में अभी मेरे पास में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई बायर मिले तो उसको गाड़ी को और आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मैं रुका नहीं हूँ। छठी फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी है, दिसंबर में या जनवरी में मैं शूट करने वापस राजस्थान में शूट कर रहा हूँ। एक वो भी फोक आर्ट है राजस्थान की, जिसको फड़ कला बोलते हैं, जो अपने ज़माने का ऑडियो विजुअल होता था उस ज़माने में, कि एक बड़े से पर्दे पे पेंटिंग्स के थ्रू कहानी चलती थी, और सिंगर जो थे, वो गायक जो थे, लोक गायक जो थे, वो उस कहानी को गा के सुनाते थे और लोग उसको पर्दे पे देखते थे। तो उस ज़माने का वो ऑडियो विजुअल था। तो उस पर मेरे स्क्रिप्ट रेडी है, बात हो गई है, और मतलब ठंड का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैं, तरह की विधा है वो भी। बहुत है वो, एकदम अलग तरह की है, और मैं उसको कर रहा हूँ। उसके अलावा वारली पे मैंने काम किया, वारली पेंटिंग्स के ऊपर मेरी फिल्म थी जो बहुत अप्रिशिएट हुई। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल कैटेगरी में सेलेक्ट हुई थी वो, और उसका प्रीमियर जो था उन्होंने किया था चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने। तो इस तरह के काम से क्या ना, थोड़ा सा अगर अप्रिसिएशन मिलता है तो आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं। सॉरी। अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी सारा जो खर्च हो रहा है आपकी तरफ से हो रहा है, जी आपको किसी सहयोग भी मिला है इसमें? नहीं, फाइनेंशियली सहयोग बोले तो ना गदरनामा के लिए किसी ने मुझे कोई सहयोग दिया है, ना अपना फोक आर्ट के लिए मुझे कोई सहयोग मिला है। बस ये है कि मैंने एक डिसीजन लिया हुआ है कि जब भी कोई कमर्शियल काम मैं करूँगा तो उसका एक परसेंटेज मैं निकाल के साइड में रख दूँगा, और उस पैसों में क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इक्विपमेंट मेरा अपना है, मेरे खर्चे बहुत कम है। इक्विपमेंट मेरा अपना है, हम गाड़ी लेके उठा के निकल जाते हैं कहीं भी, एक कैमरामैन पकड़ लिया, हमने काम करके आ गए अपना। एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, राइटिंग मैं खुद करता हूँ, तो एक्सपेंस पे मेरा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वही काम अगर कोई दूसरा बंदा करेगा, कम से कम 5 लाख में काम होगा, और वही काम मैं लाख रुपए में मैं निपटा लेता हूँ। तो इसलिए मैं मेरे मतलब मैं कर पा रहा हूँ। एक तरह से आप एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं जिसमें कोई बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, मैं मतलब ये लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर ये मैं मिशन ले जो चल रहा हूँ लोक कलाओं का, और जो गदरनामा का जो मैं मिशन मेरे साथ में है, तो ये ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी मुझे काम करने के लिए। काम इतना है उस पर करने के लिए, बट थोड़ी बहुत जो परेशानियाँ आती हैं वो ऊपर वाला, मतलब मेरा ये माना कि अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं, शिद्दत से काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा, और वो निकाल देगा। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला। मेरी वाइफ ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी के सामने आपको कुछ मांगने की, ऊपर वाले से मांगो, अगर मांगना है तो वो अपने आप दे देगा, जो भी देगा। अच्छा, आपका एक बैनर था
क्या क्या है जी बाबा फिल्म्स, जी। उसके बारे में बताएं, इस टाइटल के बारे में और उसके अंदर क्या क्या आपने? बाबा सिनेमा जो है वो उसका कहानी ऐसी है कि मैं अपनी जो फिल्में थी जो मैंने संतों पे काम शुरू किया था, संतों में मैंने बहुत काम किया है कि सर्वाइवल के लिए मेरे पास में संतों का काम था, कुछ कंपनीज का काम था, तो उसी से मैं मेरी घर गृहस्थी चली, बच्चों की परवरिश हुई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुई, वही मेरा एक जरिया था कमाई का। तो जब मैं काम करता था तो एडिटिंग मेरी होती थी प्राइम फोकस में। तो क्योंकि बाबाओं का काम चल रहा था मेरा, तो जब भी मैं अपना स्टूडियो में जाता था एडिटिंग के लिए, तो वहाँ पे देखता था कि मेरे रूम के बाहर ना वो एक आपकी नेम प्लेट लगाते हैं वो लोग कि ये बुकिंग इस बंदे की है, तो मेरा नाम नहीं लिखते थे वहाँ पे, बाबा लिख देते थे कि बाबा का बुकिंग है करके। तो मैंने उसी नाम को लेके मैंने उसके नाम से अपनी कंपनी चालू कर दी, बाबा सिनेमा के नाम से, और वही कंपनी फिर मैंने इम्पा में रजिस्टर्ड करवा दी, और उसी के बैनर पे जो भी मेरी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उसी के बैनर तले मैं बना रहा हूँ। और फीचर फिल्म भी मैंने एक बनाई है, ब्लैक कॉफ़ी, जो कि उसका नाम पहले पीड़ा था, और उस पीड़ा के नाम से ही अपना अमेरिका में एक फेस्टिवल हुआ था, फोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे फीचर मतलब बेस्ट फीचर फिल्म के तौर पे वो अवार्ड भी मिला था उसको। तो नाम अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा बाबा है तो बाबा मतलब बोलेंगे तो भगवान शिव को हम बाबा बोलते हैं, तो मैं तो यही मानता हूँ कि करता धरता वही है, उसके अलावा क्या है। आपको धार्मिक प्रवृत्ति का लगता है? धार्मिक तो भैया सारे ही हैं, मतलब नहीं है तो फिल्म आपका इंडस्ट्री। क्या दिखावा नहीं है? कुछ लोग जो दिखावा करते हैं नहीं, आपको मैं आपको दिखावा नहीं व्यवहार करता, से मैं लगता है कि मतलब मतलब मैं व्यवहारिक हूँ, 100% व्यवहारिक हूँ, प्रैक्टिकल काम करता हूँ। अभी दो दो तीन हफ्ते पहले मेरे को ब्रह्म कुमारी के यहाँ पे भी जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि एक मतलब स्वर्ग का आनंद आप जिसको बोल सकते हैं वो वहाँ पे माउंट आबू में आपको मिलेगा। वहाँ पे उस टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस थी अपना नेशनल लेवल पे आर्ट एंड कल्चर को लेके, उसमें किस मैं जगह हुई इनवाइटेड थी? था। जी, किस जगह पर आयोजित हुई थी? ये माउंट आबू में उनका जो राजस्थान। हेडक्वार्टर है माउंट आबू में, वहाँ पे ये आयोजन हुआ था, और करीब 300-400 के आसपास का क्राउड था वहाँ पे, 500 आदमी थे मतलब उनके सब मिला जुला के। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 5 दिन में मैंने किसी के चेहरे पे शिकन नहीं देखी, किसी को गुस्सा करते नहीं देखा, किसी को चीखते नहीं देखा, किसी को रोते नहीं देखा। मतलब ऐसा माहौल कि आप कहीं भी बैठ जाएं हर तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिल रही थी। तो वो मैं वहाँ से बहुत कुछ मैं लेके आया, मैंने मतलब अब कोशिश करूँगा कि मैं शायद उस जो वहाँ से सीख के आया उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँ बस। बाकी तो वही है, वो भी बाबा शिव को ही मानते हैं कि वो एक ही परमात्मा है, मैं भी यही मानता हूँ कि परमात्मा तो एक ही है, ईश्वर अल्लाह सारे अलग अलग नाम सबने रख रखे हैं अपने। और मेरे हिसाब से इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब उसके पीछे गौन है। एज ए फिल्मकार क्या उद्देश्य है आपका अभी जो आगे अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ सोच रखा आपने? मैंने एक चीज़ मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैंने एक तो ये कसम खाई हुई है कि मैं अपनी लाइफ में एज ए फिल्म मेकर ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिसे मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकूँ। ये मैंने कसम खाई हुई है, और इस कसम के चलते मैंने बहुत प्रॉब्लम्स भी उठाई मैंने, मुझे क्योंकि जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, खाने के वांदे थे, आप बम्बैया भाषा में अगर बोले खाने खाने की वांदे थे, तब भी मैंने अपना ये संकल्प नहीं तोड़ा। और मेरी बीवी ने मुझे बहुत हेल्प किया इस मामले में कि मैंने कोई घर में कुछ है नहीं है, उसने अच्छे से मैनेज किया। तो एक तो ये मेरा संकल्प है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, कोई मतलब ऐसा काम करूँगा ही नहीं जो दूसरा ये कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे मेरे जाने के बाद लोग याद रखें, मेरा एक यही उद्देश्य है। जाते जाते आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि हर आदमी का एक आदर्श होता है, हर इंसान का, मेकर का, किसी का, आपके आदर्श को? एज ए फिल्म मेकर मैं अगर अपना आदर्श बोलूँ तो मैं मनोज जी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, मनोज कुमार जी को, क्योंकि उनकी फिल्में ही देख देख के हम बड़े हुए हैं। और आप एकलव्य भी बोल सकते हैं मुझे उनका। मैंने किसी से ऑफिशियली मेरा कोई गुरु नहीं है जिसके साथ रह के मैंने फिल्म मेकिंग का काम सीखा हो। उनकी फिल्में देख देख के ही हम लोगों ने मतलब जो भी सीखा है वही किया, तो मैं उनको ही अपना उनसे गुरु मानता मुलाकात हूँ। हुई है आपको? मुलाकात एक बार हुई थी मेरी उनसे, जब मैं ये
फिल्म बाज़ार के लिए काम कर रहा था कभी तभी उनसे एक बार मुलाकात हुई थी। वो फिल्म बन रही थी उनकी, ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री वाली फिल्म थी। वो फिल्म का टाइटल मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उनके सेट पे मैं बांद्रा में शूटिंग थी, वहाँ मैं मिला था। आधा एक घंटा उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत ही नेक दिल और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, और मेरी दुआ है ऊपर वाले से कि उनको सेहतमंद करें और एक बार फिर उनसे मुलाकात हो, यही मेरी इच्छा है। जरूर होगी, हम भी दुआ करते हैं आपके लिए, एक बार आप लोगों के साथ में मिलने का मौका मिले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।